ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इंडियानामा इस हफ्ते आपके पास पूना से आ रहा है और मेरे लिबास से आप शायद जान गए होंगे कि मैं ओशो ध्यान सेंटर से बोल रही हूँ और मैं यहाँ आई हूँ ओशो की विरासत खोजने और ये जानने के लिए कि अब उनको वो मान्यता मिल गई है क्या जो उनके जीवन में नहीं मिली थी। मेरे साथ हैं अमृत साधना जो उनके साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं। कब से जुड़ी हुई हैं आप साधना जी? 1970 से। और कैसे आना हुआ यहाँ पे? तब ये रिजॉर्ट तो था नहीं, इसको मैं ठीक करना चाहूँगी। ओशो मेडिटेशन रिजॉर्ट है, ये शब्द उन्हीं का दिया हुआ है। तब ऐसा था कि इस तरह की कोई जगह नहीं थी और ओशो गांव-गांव घूम कर प्रवचन किया करते थे और हज़ारों लोग परवानों की तरह उनकी तरफ आकर्षित होकर आया करते थे। मैं भी एक परवाना थी और सच में उनके ऊपर जैसे बौछार हो गई और उनका जो बोलने का ढंग था और उससे भी अधिक उसके भी पीछे जो सत्य था, जो उनका ध्यान है, जो प्रेम है, वो मुझे छू गया अंदर तक और शायद उसी की तलाश भी थी मुझे। ओशो का जन्म जबलपुर के पास एक छोटे गांव में 1931 में हुआ। 60 की दशक में आचार्य रजनीश बने और धर्म, मजहब, फलसफा पे देश भर में घूमकर लेक्चर देना शुरू किया। 1974 में पुणे में उन्होंने ये सेंटर खोला और उनके पहले शिष्यों में थी कई जानी मानी फिल्मी हस्तियां जैसे विदेश राज्य मंत्री विनोद खन्ना। अमेरिका में रहने की उनकी 2 साल की कोशिश असफल रही तो यही वापस आए और जनवरी 1990 को उनका देहांत हुआ। उनकी विरासत क्या है? ओशो की जो विरासत आप कह रहे हैं वो कोई ऐसी जायदाद नहीं है कहीं पे या कहीं कोई गद्दी नहीं है जो कि ओशो की विरासत है। ओशो की विरासत है वो क्वालिटीज़ जो हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में हर शख्स, हर इंसान ला सकता है। जैसे अकेलेपन का एक जो समादर है और ध्यान से अपने आप को रूपांतरण करना, हर जो हम काम कर रहे हैं उसको होशपूर्वक करना और अतीत से छुटकारा पाकर नया मनुष्य आज और यहीं पे एक सुंदरता से जीना, ये ओशो की विरासत है। और ये जो दीप ऐसा है जो हर व्यक्ति के भीतर जल रहा है और जल सकता है और इसी के लिए मेरे देखे उन्होंने सारे प्रयास किए। जो उनकी 650 किताबें हैं, जो उन्होंने ध्यान के इतने सारे प्रयोग किस लिए उन्होंने करवाए। तो ये जो जगह है, ये जो संस्था बनी हुई है, ये उनकी विरासत आप नहीं मानती हैं क्या? ये एक प्रयोगशाला है, ये एक ग्रीन हाउस है। यहाँ आके लोग प्रयोग सीखते हैं, एक रहने का ढंग सीखते हैं और इसका जो प्रयोग है वो तो बीच बाजार है। तो यहाँ पे लोग आते हैं लेकिन रहते नहीं हैं, यहाँ पे आके सीख के कहीं चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं। कहीं और भी जाना हो तो क्या है, अगर आप ध्यान सीखते हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय माहौल में रहने की कला सीखते हैं, वो आपने सीखी या नहीं, ये कब आप इसका सबूत क्या होगा? जहाँ वापस जाएंगे, हो सकता है यहाँ आप बड़े शांति के साथ, प्रेम के साथ रहें, तो जैसे ही आप वापस जाएं और कोई अलग जाति का या अलग देश का आदमी हो, उसके साथ आपका झगड़ा हो जाए। ओशो की शिक्षा हर तरीके से अपने समय से आगे थी। शायद इसलिए जीवन में उनको मान्यता कम और बदनामी ज्यादा हासिल हुई। सेक्स और प्रेम की बातें उन्होंने तब करना शुरू की जब सन्यासी सिर्फ दुनिया से मुक्ति पाने की बातें करते थे।
ओशो ने एड्स रोग का खतरा बहुत पहले ही देख लिया था और ओशो ध्यान रिजॉर्ट में दाखिल होने से पहले एड्स टेस्ट लाजमी कर दिया। लेकिन बदनाम वो इतने थे कि इसको भी गलत समझा गया। ओशो ध्यान रिजॉर्ट में अगर 52% आजकल भारतीय आते हैं तो बाकी विदेशी होते हैं। हम विदेशियों से इसलिए बात नहीं कर सके क्योंकि प्रोग्राम हिंदी में है, लेकिन हमने ख़ास तौर पे बात करनी चाहिए अमृतो से, जो ओशो के बहुत करीब रहे हैं, जो एक दफ़ा उनके डॉक्टर होते थे। लोग कहते हैं कि ओशो की मौत एड्स से हुई, इसलिए उन्होंने एड्स को इतना बड़ा मुद्दा बनाया। क्या ये सच है? Is that true? This is a complete misrepresentation of, like most things around Osho, again, people don't understand or don't want to understand. नहीं, ये सच नहीं है। लोग समझ नहीं पाते और शायद समझना भी नहीं चाहते हैं। 1984 में ओशो पहली ऐसी हस्ती थे जिन्होंने कहा था कि एक खास बीमारी है जिसका इलाज आसान नहीं है। इस बीमारी की वजह इंसान के अंदर की मनोवैज्ञानिक समस्या है जो सेक्स और मृत्यु से जुड़ी हुई है। अगर लोग बिना सेक्स के जी पाते तो शायद अच्छा होता, लेकिन अगर उन्हें फिर भी सेक्स की जरूरत लगती है तो उन्हें कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। अगर कुछ दिनों पहले मनाए गए विश्व एड्स दिवस पर नजर डालें तो पता चलेगा कि आज से 20-25 साल बाद 70 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे, यानी 70 लाख लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे होंगे। तो मूल मंत्र है कि कॉन्डम का इस्तेमाल और खुद की जांच बेहद जरूरी। That's 70 million dead people in the pipeline from this one condition. What is their main message? Condoms and get tested. Why do you think so many people are being... क्या कारण है कि लोग ओशो के सिद्धांतों की ओर आकर्षित होते हैं? Because it's a critical time in man's history, whether you look at क्योंकि इंसानों की तारीख में ये एक अहम समय है। अगर आप दुनिया की हालत देखें जहां हिंसा है, हथियार है, आतंकवाद और एड्स है, तो ये मानिए कि पुराना सामाजिक ढांचा बिखर रहा है और सबको जरूरत लग रही है कि इसके लिए कुछ किया जाए। इंडियानामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित। सुना है एक जगह है जहां धूप से नक्शा बना है, चलो वहां चलेंगे। जहां बसते हो सपने, सहारा सिटी होम्स, जहां बसे भारत। Worsted suitings from J. Hempstead, the fabric of life. मेरी लाडली, मैं इसकी हर जरूरत पूरी करता हूँ ताकि कल ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसी तरह मैं LIC पेंशन प्लान का प्रीमियम भरता हूँ ताकि कल पापा इसे रख लो प्लीज, ताकि कल मैं भी अपने पैरों पर खड़ा रह सकूं। रहिए आत्मनिर्भर जीवन भर। LIC पेंशन प्लान्स। विश्वास एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड, मच्छरों का यमराज। असली मसाले सच सच MDH असली मसाले सच सच MDH। जब तक मीरा जी मेरे केबिन में है, अंदर कोई ना। मेरी बीवी मेरे हाथ से निकलती जा रही है दोस्त। What a beautiful smile। अपनी बीवी की बिल्कुल परवाह नहीं करते तुम। दफ्तर में एक पराया मर्द है, बार बार तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम मीरा जी के साथ फ्लर्टिंग करना नहीं बंद करोगे ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। यस बॉस, सोमवार और मंगलवार रात 9:30 बजे सब टीवी पर। जो है दुनिया को पसंद वही है कमला पसंद। स्वाद में है दमदार, नुकसान में नहीं रहोगे यार। कमला पसंद पान मसाला, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।
Base Terminal Maintenance Free Car Battery, हर हाल में साथ. Base Terminal Batteries by Panasonic. Be driven by technology. क्योंकि आप चाहें अपने पैसों के लिए एक सुरक्षित जगह. Standard Chartered Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing. ओशो की शिक्षा यही है कि जीवन की गहराइयां समझने के लिए स्वयं को समझना जरूरी है और स्वयं को समझने के लिए ध्यान जरूरी है. वो ध्यान नहीं जो पुराने सन्यासी जंगलों पहाड़ों में दुनिया से छुपकर किया करते थे, पर ध्यान जो जीवन के हर पल का हिस्सा बन जाए. मेरे साथ अब हैं मीरा, जो जापान की हैं और कई सालों से यहाँ पे इस जगह पे आती रहती हैं. ये पेंटिंग करवाती हैं नेचर की म्यूजिक के साथ में, और अभी यहाँ पे पीछे डांसिंग मेडिटेशन जिसको कहते हैं, नृत्य ध्यान चल रहा है. मीरा, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू फर्स्ट हाई? आप कब यहाँ आई? मैं सबसे पुरानी सन्यासिनों में से हूँ. मैं 30 साल पहले यहाँ आई थी. मेरा जीवन ओशो जीवन है. आप यहाँ कितनी बार आती हैं? मैं यही रहती हूँ. आधा साल यहाँ, आधा साल पश्चिम में. मैं जापानी हूँ लेकिन जर्मनी और यूरोप में रहती हूँ. क्या चीज है जो आपको यहाँ बार बार लाती है? हर चीज जादू जैसी है, खासकर तब जब आप अकेले में ध्यान लगाते हो. बहुत सारे देशों के लोग यहाँ आते हैं और प्रकृति भी बहुत खूबसूरत लगती है. इस चित्रकारी के ध्यान के बारे में कुछ बताएं. आपका पूरा शरीर इसमें लगा होना चाहिए. आमतौर पर चित्रकारी में सिर्फ दिमाग और आंखों का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पर दिमाग के साथ साथ शरीर के सभी तंत्र का इस्तेमाल सिखाया जाता है, ताकि बाहर की दुनिया और अंदर की ताकत का सही मेल हो सके. और ये आसान नहीं है. How to make people integral, using all the senses, not making any division, from outside to inside. It's a big challenge. जब आप भारत के बाहर जाती हैं, क्या आप ये ध्यान और योग अपने साथ ले जा पाती हैं? इसकी जरूरत नहीं. हम जहाँ जाते हैं ऐसा ही माहौल पैदा कर लेते हैं. एक साफ कमरे में ओशो की तस्वीर लगाती हूँ और ध्यान करने लगती हूँ. मैं बहुत सारे लोगों के साथ ये पश्चिम में कर चुकी हूँ. मेरे हजारों विद्यार्थी हैं और वो ज्यादा तौर पर 3 या 5 दिन या फिर 1 हफ्ते के लिए आते हैं, और हम एक साथ ध्यान करते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ साथ उठते बैठते हैं. हम अपने के अंदर की सच की तलाश में हैं और ये जानना चाहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं. ओशो के जीवन में उनका संदेश, उनकी शिक्षा उतनी नहीं समझी गई थी जितनी आज के लोग समझते हैं. ओशो ध्यान रिजॉर्ट का एक ये दूसरा हिस्सा है, जो ये अब खूबसूरत बाग आपको दिख रहा है. किसी ज़माने में ये गंदा नाला होता था और यहाँ के लोगों ने इसको इस खूबसूरत बगीचे में बदला, और ये अब पब्लिक पार्क है पुणे के नागरिकों के लिए. मेरे साथ अभी हैं बोधि असीम, जो संन्यास इन्होंने भी लिया हुआ है, और बताएंगे कि क्यों आपको यहाँ पे संन्यास लेने की ज़रूरत महसूस हुई. यहाँ के जीवन में कुछ अलग ही रंग था, जिसमें कि फ्रीडम, स्वतंत्रता. यहाँ के लोग, यहाँ पे कोई सामाजिक बंधन नहीं. जस्ट तुम खुद ही अपने जीवन के जिम्मेवार हो. ये ओशो की सबसे बड़ी एक जीवन के बारे में एक मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया इस चीज़ ने किया कि तुम खुद अपने जीवन के खुद जिम्मेवार हो और तुम्हारा जीवन पूरा स्वतंत्र है, जैसा तुम उसको रचना चाहते हो.
अगर हर व्यक्ति खुद अपना जिम्मेवारी खुद ही लेगा, पूरी दुनिया बदल सकती है। मगर जीवन में जैसा ओशो ने कहा है कि हमेशा हम दूसरे को चेंज करना चाहते हैं कि दूसरा चेंज हो जाए, तो दुनिया कभी भी चेंज नहीं होगी। जिस दिन ओशो कहते हैं कि हम खुद अपनी खुद की हर इंडिविजुअल अगर अपने आप को चेंज करना चालू कर देगा, अगर हम अपने आप को अंदर देखना चालू कर देंगे, दुनिया पूरी बदल जाएगी। अंदर जाना ही ध्यान है, अपने आप को देखना, अपने विचारों को देखना ही ध्यान है। ओशो के साथ स्वतंत्रता के साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है। अपने जीवन की को स्वतंत्रता देना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को लेना है, क्योंकि तुम किसी के ऊपर अपनी जिम्मेवारी नहीं डाल सकते, तुम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। तो स्वतंत्रता के साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके जीवन में आती है, जो कि मैंने यहाँ महसूस की है। ओशो को आप पूजते भी हैं क्या, गुरु मानते हैं, कैसे देखते हैं आप? ओशो को मैं ना पूजता हूँ ना गुरु मानता हूँ। ओशो एक वो साधारण से व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन की बहुत गहराई से अवगत कराया। और इस गहराई में जाने के बाद में जब आप दुनिया के दुख सुख देखते हैं, लड़ाई झगड़े देखते हैं, आजकल जो ये आतंकवाद फैला हुआ है पूरी दुनिया में, इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो किस नज़र से, किस बदली हुई नज़र से देखते हैं? जस्ट दुख होता है, क्योंकि ओशो को मैंने इतना पढ़ा है। ओशो ने 1000 जगह इन सारी चीज़ों की चर्चा की है। जस्ट दुख होता है कि आज ये देश, सारे देश पॉलिटिशियंस के ऊपर चलते हैं, इतना चारों तरफ घोटाला है, सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं, उसी कारण से सारी चीज़ें बनी हैं। धार्मिक कारण हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता है मार काट, कभी कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। अल्टीमेटली सारे धर्म सिखाते हैं प्रेम, पूजा, अपने आप के प्रति आत्मविश्वास, मगर कहीं पे हम धर्म के नाम पे हर जगह काटा पीटी कर रहे हैं। सिर्फ बेसिकली ये है कि जीवन में ध्यान नहीं है, जीवन के अंदर हमें संतोष नहीं है, इसलिए हम बाहर धर्म के नाम पे मारा काटी कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी को मारना चाहेंगे, आप नहीं मार सकते क्योंकि रूल्स ही नहीं है, मगर धर्म के नाम पे आप किसी को भी मार सकते हैं। धर्म के नाम पे चारों तरफ आतंकवाद चलता है, जो कि सपोर्टेड है। अभी देखूंगा। बहुत ही अच्छा रहा है। फिल्में करना बंद नहीं किया। जब आप इंटरव्यू दें, थोड़ा ध्यान से दें। वो तारीफ कम करते हैं। फिल्मी सितारों की दुनिया में रखिए बेरोक टोक कदम। सिनेमा इंडिया, अगली पेशकश सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। अपनों से दूर परदेश में परदेसी बनने से अच्छा है घर आ जा। खोई खोई तन्हाई से अच्छा है घर आ जा, घर आ जा। अजनबी शहरों की बाहों में सोने से अच्छा है घर आ जा, घर आ जा, घर आ जा। इस दर से अपना दर अच्छा है घर आ जा। सेंचुरी प्लाई का नया GLP फॉर्मूला प्लाई के कण कण को घुन और दीमक से बचाए और अंदर से सुरक्षित बनाए। सेंचुरी प्लाईवुड चले सालों साल। टैंगो जीतेगा, मेरा टैंगो जीतेगा। तेरे टैंगो की कैसी धुलाई हो रही है? लगता है उसे दूध मक्खन की जरूरत है। ये है प्रिया बटर बाइट, इसमें है दूध और मक्खन। टैंगो, कम ऑन टैंगो, ये प्योर अमूल बटर और दूध से बने प्रिया बटर बाइट बिस्किट्स, योर हेल्दी चॉइस। विश्वास
एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड मच्छरों का यमराज। For a complete design wear and cinematic clothing for you and your family, PP Design Estate from the house of PP Jewelers, because they are the only one. व्यक्ति ने मुझे ज़िंदगी में ये सिखाया कि गति में रहना, बहाव में रहना और चीज़ें हमेशा बदलती रहती है, उसके साथ जीना, यही जीना है। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के रहोगे तो आप कीचड़ बन जाओगे, बहता पानी नहीं बन पाओगे। ये मैंने अनुभव के तौर पे जाना, सिर्फ पढ़ के किताब में जानना अलग बात है, और जब आप ज़िंदगी में उसमें से जाते हो तो वो जो समझ आ जाती है, तो उसकी वजह से मुझे इतना सुकून मिला अंदर से, इतना स्वतंत्रता महसूस करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हाँ, यही एक सच है कि चीज़ें बदलती रहती है, और हमको अगर जीवन स्वस्थ अनुभव करना है तो वो बदलते हुए क्षण के साथ जीना है। तो अभी आप यहाँ पे कितना वक्त गुजारती हैं? मैं तो पहले तो मैं यहाँ पे सिर्फ रविवार के दिन आती थी जब छुट्टी होती थी, और ध्यान करके चली जाती थी। पुणे की ही हैं आप? मैं पुणे की। तो अब पिछले 6 महीने से तो मैं यहाँ पे वर्क एज मेडिटेशन, जो कि यहाँ पे रेसिडेंशियल रह के करने का प्रोग्राम है, उसके लिए आई। तो मैं हूँ आयुर्वेद की अभ्यासक हूँ और शिक्षिका भी रह चुकी हूँ, पढ़ाती थी कॉलेज में। तो उस साइंस की वजह से भी मुझे ये महसूस हुआ कि ये बहुत ही व्यक्ति को देखने वाला शास्त्र है, और उसकी जो स्वास्थ्य की परिभाषा थी उसमें भी आता है कि शरीर के तौर पर, मन के तौर पर, आत्मा के तौर पर, इंद्रियों के तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ है। तो ये बहुत ही बड़ी व्याख्या है किसी के स्वस्थता की, और उसको जानने के बाद मुझे लगा कि हाँ, जो भी आयुर्वेद भी कहता है तो उसमें अपने अंदर जाके देखने की ही बात है, क्योंकि उस शास्त्र का उगम भी किसी के मेडिटेशन से या किसी के ध्यान से ही हुआ है। तो वो चीज़, और मुझे यहाँ जब मैं पढ़ाती थी कॉलेज में तो मुझे लगता था कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, इसमें कहीं तो भी फासला है, और इस फासले को मिटाना है। तो वो क्या चीज़ है, किस चीज़ से मैं इसको, तो वो सच हो जाएगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो एक हो गया। तो वो चीज़ थी जो मुझे, और यहाँ पे आने के बाद ये है, मैंने ध्यान में उतरना, मैंने अपने आप को देखना, यही वो चीज़ है जो इस दोनों को भर सकती है। मृत्यु इस जगत का सबसे बड़ा झूठ है। मृत्यु होती ही नहीं, जीवन के पार जीवन। जैसे पतझड़ आता है और पुराने पत्ते गिर जाते हैं और वृक्ष नग्न खड़ा रह जाता है, मगर नग्न वृक्ष में जिसके सारे पत्ते झड़ गए उदासी नहीं है। फिर वसंत आएगा, फिर पखरियां टूटेंगी, फिर अंकुर निकलेंगे, फिर नए पत्ते, फिर नए फूल। वृक्ष को भरोसा है, इसलिए उदास नहीं। ओशो ने सिर्फ जीवन और प्रेम के नियम नहीं बदले, मौत के भी बदले थे। उनका मानना था कि अगर आप अपने जीवन को एक त्योहार मानकर जिएंगे तो उसमें मृत्यु सिर्फ एक हादसा बनकर रह जाती है। जिस दिन हम ओशो ध्यान रिजॉर्ट में थे, एक सन्यासी की मौत हुई, सो उनको विदा किया गया नाच गाने से, एक त्योहार के माहौल में, बजाय के मातम से। यही मेरी शिक्षा है, मृत्यु को भी उत्सव बनाओ, क्योंकि चला कोई नए जीवन के मार्ग पर। जितने दिन हमारे साथ था उस सब
के लिए धन्यवाद तो दो। अगर तुम उत्सव पूर्वक विदा दे सको तो तुमने उस चेतना को जो इस देह से मुक्त हो गई आगे जाने के लिए संबल दिया, सहारा दिया, पाथे दिया। ओशो ध्यान रिजॉर्ट की एक खूबी ये भी है कि बिना गुरु के, बिना आचार्य के और बिना किसी अध्यक्ष के सब कुछ कायदे से होता है। ये कैसे? सिस्टम बस चलता रहता है और हम लोग उसके साथ हैं और हमेशा कोई न कोई आदमी होता है जो सब चीज़ को जानता है और नहीं जानता तो पूछ लिया, क्रिएट कर लिया। इट्स बीइंग अलाइव इन द मोमेंट है। ऐसे लगता है कि कोई मुश्किल काम इतने सरल है। जादू ये है कि हम सब टीम में मिलकर काम करते हैं। ये मैंने औरों से भी पूछा है लेकिन आपसे भी पूछने वाली हूँ कि यहाँ पे कौन सी खास चीज़ है जो इतने लोगों को आकर्षित कर रही है अब जब ओशो नहीं है और पहले इतने क्यों नहीं आते थे? कि तो ग्रो कर रहा, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कभी पहले नहीं आते, पहले आते थे। लोग बढ़ते जाते हैं और बढ़ते ही जाएंगे। बहुत बढ़ गए हैं ना पहले से? नहीं, बढ़ते जाते हैं और भी बढ़ते जाएंगे। कंटिन्यूस ग्रोथ है और कारण ये है कि जो लोग स्वयं में इंटरेस्टेड है यहाँ उन्हें स्वयं की खोज की सुविधा मिलती है और कोई कारण नहीं है। बाहर पैसा मिलता है, नौकरी मिलती है, कंप्यूटर की स्किल मिलती है या इंजीनियरिंग की स्किल मिलती है। वो जो वाट है क्या सीखें वो बाहर मिलता है। कैसे ज़िंदगी को कैसे जिएं, इंजीनियर बनने के बाद में भी उसको किस क्वालिटी से काम करें, वो जो कैसे हाउ है उसकी जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे है। आप तो उनको जानते थे, आप मिले थे ओशो को। क्या आप ये कहेंगे कि ये पिछली सदी के सबसे बड़े आचार्य थे इस देश में जो पैदा हुए हैं? आचार्य तो मैं नहीं कहूँगा पर मेरी अभिव्यक्ति उनके मुकाबले में हज़ारों सालों में कुछ जो मानव जाति में या एक एक व्यक्ति में, ज़्यादा को मानव जाति फिर कलेक्टिविटी हो जाती है, एक एक व्यक्ति में बदलाहट लाने की साइंस जिसने दी ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नए गुरु, कोई नई विचारधारा आती है तो दुनिया वाले उसको पहले नकारते हैं, जलील करते हैं। तो क्या अब ओशो को वो स्वीकृति मिल गई है जो उनके जीवन में नहीं थी? इसी से आप हिसाब लगा लें कि हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। उनके जीवन में इतने लोग नहीं आते थे कभी, और इन आने वालों में से 52% से ज़्यादा भारतीय हैं। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये बर्फ, ये विदेशी शहर। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इंडिया नामा इंडिया से इतनी दूर क्या कर रहा है, तो मेरे पास जवाब है, ये है डावोस, जहां साल में एक हफ्ते के लिए इंडिया के सबसे बड़े उद्योगपति, व्यापारी, बिजनेसमैन यहाँ पे आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग के लिए। यहाँ पत्रकार भी आते हैं ये जानने के लिए कि दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्वान और बुद्धिजीवी दुनिया से आते हैं इस एक हफ्ते के लिए। डावोस एक छोटा सा स्विस शहर है जो कभी सिर्फ स्कीइंग के लिए जाना जाता था।
लेकिन पिछले कुछ सालों में डावोस एक आर्थिक विचारधारा का नाम सा बन गया है। वो विचारधारा जो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन में दुनिया की समस्याओं का हल मानती है। ये इसलिए कि पिछले कुछ 30 सालों से यहाँ जनवरी के महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबरान एक हफ्ते के लिए मिलते हैं। जाहिर है कि जब भारत की आर्थिक नीति समाजवादी थी, डावोस से हमारा कोई सरकारी वास्ता नहीं था, लेकिन उन दिनों भी हमारे उद्योगपतियों का आना यहाँ शुरू हो गया था। डावोस और भारत के रिश्ते के बारे में जानने के लिए हम मिले कोलेट माथुर से। मेरे साथ अब है कोलेट माथुर, जिनका वास्ता हिंदुस्तान से बहुत गहरा है। उनकी शादी हिंदुस्तान में हुई थी और हिंदुस्तानियों को इस फोरम में लाने का बहुत बड़ा हाथ कोलेट कर रहा है। आप हिंदी में बोलेगी कि अंग्रेजी में? थोड़ा सा, लेकिन इंग्लिश में अच्छा है। अच्छा, इंग्लिश में अच्छा है। अच्छा, इंग्लिश में बताएं कि ये शुरू कैसे हुआ? इंडियंस यहाँ पे कब आना शुरू हुए और कैसे शुरू हुआ? How it started? It started actually in 1984 when we met with इसकी शुरुआत 1984 में हुई जब हम राजीव गांधी से मिले, जो उस समय कांग्रेस के महासचिव थे। वो जिनीवा आए थे, तब हमारी उनसे मुलाकात हुई। अपनी मां की दुखद हत्या के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमें उस सम्मेलन में दिल्ली बुलाया जिसका उद्घाटन वो करने वाले थे। 1985 में पहली बैठक हुई। उसके बाद से हर साल दिल्ली में हमारी बैठक हो रही है। कई कंपनियां हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं। वो हमारे साथ ही काम नहीं करती, हमारे काम में बहुत मदद भी करती है। हमारे कुल सदस्य हैं 1000, जिनमें से 40 भारतीय हैं। यूरोप और अमेरिका के बाहर इतने ज्यादा सदस्य और कहीं नहीं हैं जापान के साथ। So it's a large group, very committed members, and throughout the year we work with India. भारतीय सदस्य हमारे काम में बहुत मदद करते हैं। पूरे साल हम भारत सरकार और उद्योगपतियों के साथ काम करते हैं। भारत से जुड़े कामों में CII हमारी मदद करती है। दावोस हो या कोई और जगह, हम साल भर CII के साथ ही काम करते हैं। पहले यूरोप के लोग सोचते थे कि भारत बहुत गरीब देश है और वहाँ ज्यादा काम नहीं होता है, लेकिन जब उन्होंने वहाँ के लोगों का काम देखा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, तो उनको एहसास हुआ कि वो उनके जितने ही प्रतिभा वाले हैं और कई तो उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। वो लोग बहुत अच्छे उद्यमी हैं, उनके पास कल्पनाशीलता है और इससे भारत की छवि सुधरी है। उन पहले आने वालों में थे बजाज ऑटो के मालिक राहुल बजाज। आप पहले इंडियन थे जो डावोस आए हैं, या दूसरे शायद? कौन से साल में आए और कैसे आना हुआ? देखिए, इतना दिन हो गया तबलीन के पूरा याद नहीं है, पर 1979 या 1980 वाज माय फर्स्ट ईयर। तो मतलब 24 या 25 साल मेरे को हो गए। और दिस एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैंने एक भी मिस नहीं की। पूरे 24-25 साल आया हूँ। खैर, वो 3 साल पहले आपको मालूम है, 1 साल यहाँ नहीं हुई डावोस में, न्यूयॉर्क में हुई, टू शो सॉलिडारिटी फॉर 9/11। पर हर साल में आया हूँ, तो 24 साल हो गए। और क्या चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है? मेरे लिए खासकर ये समझाना जरा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग आते हैं बिजनेस के लिए, आते हैं हिंदुस्तान से भी, और बड़ी अच्छी बात है। आफ्टर ऑल ये तो बिजनेस लोगों की गैदरिंग है। मैंने ये पिछले साल 25 साल में एक पैसे का बिजनेस नहीं किया, यहाँ पर धंधा नहीं किया। ये मतलब नहीं कि करना नहीं चाहता था, दरकार नहीं पड़ी, ऊपर वाले ने बहुत दिया है। तो मैं तो आता हूँ यहाँ, बहुत कारण है, पर 2 मुख्य कारण बताऊँ। एक तो सीखने को बहुत मिलता है। किस तरह से? सब तरह का, इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, बिजनेस। यहाँ तो बिजनेस स्कूल प्रोफेसर हैं, 20-25 प्रधानमंत्री रहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज रहते हैं, हर फील्ड के लोग रहते हैं। आप खुद यहाँ बहुत बार आई हैं, आप जानती हैं ये सब कि कितने सब्जेक्ट्स के सब चीज में हैं। तो उल्टी का जितना सीखना चाहता है आदमी 5 दिन में, 1 मीटिंग में, इम्पॉसिबल है। इतने हैं, 10-10 सेशन हो रहे हैं, आप एक ही अटेंड कर सकते हो। मैं खुद डावोस कोई 10 सालों से आ रही हूँ और मेरी नज़र में ये साल इंडिया की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस इंडिया रिसेप्शन में जहाँ विदेशी कम और देसी ज़्यादा होते थे, इस साल विदेशी निवेशकों की भीड़ देखी। इस बार जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया का बहुत बोलबाला है। एक्चुअली चाइना का तरह कम है, और इंडिया के बारे में कि कितना चेंजेस हुए हैं इंडिया में, नई पॉलिसीज़ आई हैं,
ये आईटी ही में नहीं मगर मैन्युफैक्चरिंग में क्या अचीवमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में क्या हैं, एज ए नॉलेज जनरेटर इंडिया कितना काम कर रहा है, इन सब की चर्चा एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में होती है। मुझे एक दिन में 4-4 सेशंस में बोलना पड़ता है, मगर मुझे खुद ताज्जुब होता है कि भाई इंडिया की अब का मैसेज और उसकी नई पोजीशन कहाँ तक रिकग्नाइज हो गई है, और इन जगहों पर आना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत हाई लेवल पर, और इतनी बड़ी डेलीगेशंस में बिजनेसमैन वगैरह की आना चाहिए। उसी से फिर लोगों को पता लगता है कि भाई इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कैसे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिस्पॉन्सिव हैं या नहीं है। ये जो आलोचना होती है कि यहाँ जो देश के अमीर लोग हैं हमारे, वो यहाँ पे मस्ती करने, मज़े करने आते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मगर लोगों की पता नहीं कौन कहता होगा मस्ती करने आए। मेरी तो मुश्किल ये है कि मुझे 7:30 बजे सुबह से मीटिंग शुरू हो जाती है और 12 बजे तक रात तक चलती है, तो मज़ा करना आप सिखा दीजिए कहाँ करना है। कई इन्वेस्टर्स को, कई कंसल्टिंग फर्म्स को, कई एकेडमिक्स को इंडिया के कितनी डिटेल्ड नॉलेज है, ये भी एक ताज्जुब की बात है। इंडिया नामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित। अपनों से दूर परदेश में परदेसी बनने से अच्छा है घर आ जा। खोई खोई तन्हाई से अच्छा है घर आ जा, घर आ जा। अजनबी शहरों की बाहों में सोने से अच्छा है घर आ जा, घर आ जा, घर आ जा। इस दर से अपना दर अच्छा है घर आ जा। करता हूं भारत को रोशन। मैं हूं भारत उदय। विश्वास एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड मच्छरों का यमराज। जब तक मीरा जी मेरे केबिन में है, अंदर कोई ना। मेरी बीवी मेरे हाथ से निकलती जा रही है तो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल। अपनी बीवी की बिल्कुल परवाह नहीं करते तुम। दफ्तर में एक पराया मर्द है, बार बार तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। अगर तुम मीरा जी के साथ फ्लर्टिंग करना नहीं बंद करोगे ना, तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। यस बॉस, सोमवार और मंगलवार रात 9:30 बजे सब टीवी पर। नया Montex Mercury with double impact cap, impact भी डबल, अटेंशन भी डबल। स्वस्थ पशु खुशहाल किसान, खुशियों का संसार, कपिला पशु आहार। डावोस जो आप लोग आते हो और जो इतने बिजनेसमैन इंडिया से आते हैं, उससे फायदा है वाकई कि वैसे ही मस्ती मजे करने के लिए आते हैं आप लोग? तवलीन जी, इससे मेरे जानते विशेष 2 प्रकार के फायदे हैं। सर्वप्रथम, भारत में जो आर्थिक प्रगति हो रही है, इस प्रगति के बारे में और लोगों को जानकारी प्राप्त कराना, और जो ये समूह, आर्थिक समूह
का यहाँ एक बहुत बड़ा गैदरिंग है, उस समूह के बीच भारत के प्रगति के बारे में एक विस्तार रूप से उन्हें जानकारी देना। दूसरा जो उससे भी ज्यादा अधिक इम्पोर्टेंट है, आज भारत इस परिस्थिति में है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में आकर्षित करना चाहते हैं, और यह जो आकर्षित करने का प्रयास है, इस प्रयास में डावोस में जो लोग आते हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। उन्हें भारत के बारे में बताना, आकर्षित करना, यह एक विशेष लाभ है। अच्छा, और पहले जो आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ 6 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, आप जो पहले आते थे, जब हमारी आर्थिक नीति कुछ और थी और देश बिल्कुल बंद था, विदेशी निवेश के लिए कोई वो जगह नहीं थी, उस वक्त क्या ज्यादा आप लोगों को फायदा था कि अब जब निवेश आ सकता है? देखिए, आसमान जमीन का फर्क है। 6 वर्ष पूर्व जब मैं आया था तो लोगों को यह जानकारी हासिल करना आवश्यक था कि जो आर्थिक प्रगति हो रही है, जो हम लोग नई नीति का उपलब्ध कर रहे हैं, वह सचमुच एक दीर्घकालीन स्थिति से स्थित रहेगा या 1-2 सालों का खेल है। 6 वर्ष के बाद अब लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि यह नीति एक अर्धकालीन नीति है। भारत सचमुच पूंजी निवेश के लिए तैयार है, और आज की परिस्थिति और 6 वर्ष की परिस्थिति में, जैसा मैंने कहा, आसमान जमीन का फर्क है। आज सबों के जबान में एक ही शब्द है, भारत की नई नीति, भारत की नई प्रगति, और भारत एक नया निशाना है जिसके प्रति लोग पूंजी निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के आलोचक मानते हैं कि डावोस का असर भारत सरकार की आर्थिक नीति में दिखता है। कल जो आपने बात कही कि एक तो इंडिया अपनी नज़रों में बदला है, इंडिया को दुनिया की नज़रों में भी, अब दुनिया की नज़रों में भी इंडिया बदल गया है, ये जो तब्दीली आई है, इसके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ जो बिल्कुल ही राइट विंग जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, आर्थिक जो मार्क्सिज्म से बहुत दूर कैपिटलिज्म की जो बातें थी वो यहीं से शुरू होती हैं। तो कहते हैं कि जो आर्थिक सुधार हम लाए हैं पिछले 10-15 सालों में, वो यहाँ से हम सीख के लाए। ऐसा है क्या? नहीं, ये एक बड़ी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्या हम ये यकीन नहीं कर सकते कि हमने अपने अनुभव से कुछ सीखा है? आफ्टर ऑल जो सोशलिज्म, सो कॉल्ड सोशलिज्म था, उससे जो 30 साल की स्टेग्नेशन हुई, जो हम एक जेनरेशन लूज कर गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसके बारे में सोचकर, उससे लेसन सीखकर रिफॉर्म्स आई। कोई हमें ये यहाँ से किसी को बतलाने की ज़रूरत है कि साहब ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसने 14 साल में फर्टिलाइज़र का 1 आउंस नहीं बनाया, लोग कैरम खेल रहे हैं। ये यहाँ से हमें पता होगा कि हम फैक्ट्री में जाकर देख लेंगे। तो मेरा ख्याल अपने अनुभव से हमने ये सब सीखा है, और उसी का रिजल्ट है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, अभी टेलीकॉम के हम यहाँ से सीखते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री की हालत देखकर उसके लिए क्या एवेन्यू और खोला जा सकता है वो देखकर आगे चलते हैं। मैं उस बार में बैठी हूँ डावोस में, जहाँ पे हिंदुस्तान से जितने भी लोग आते हैं अक्सर शाम को इकट्ठा होते हैं। मेरे साथ अभी बैठे हैं अदी गौडरी, जो कई सालों से डावोस आते रहे हैं। अदी, इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ मज़े करने आते हैं कि बिजनेस भी होता है? मज़ा तो होता ही है, तो इट्स बहुत अच्छी क्लाइमेट है यहाँ पर, लेकिन बिजनेस जानना बहुत मिलता है। आप कितने सालों से आ रहे हो? 12 साल से आ रहा हूँ। और पहले क्या ज़्यादा फ़ायदा था बिजनेस के लिए कि अब ज़्यादा है? पहले जानने का ज़्यादा मिल रहा था, क्योंकि अब आते रहते हैं तो कोई चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन पहले 2-3 साल में बहुत सीखना मिला। किस तरह इंडियन कंपनीज़ को बदला जाए, किस तरह इंडियन कंपनीज कॉम्पिटिटिव हो जाए, किस तरह इंडियन इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव रहे, वो जानना बहुत ज़्यादा मिला। अब भी जानना मिलता ही है। लर्निंग हॉलिडे जैसे मैं कहता हूँ उससे।
अच्छा, उस वक्त जब वो समाजवाद था और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बंद थी, बाहर से कुछ हो नहीं सकता था, तो उस वक्त ज़्यादा फ़ायदा नहीं था क्या? अब तो खुल गया है, अब जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है वहाँ पे भी मिलती होगी, तो अब क्या फ़ायदा है आने का? मैं समझता हूँ कि अपनी इकोनॉमी खुली भी क्योंकि एक दो गवर्नमेंट लीडर्स यहाँ आते करते थे और सुनते थे कि क्या हो सकता है इकोनॉमी लिबरलाइज करने से, और उससे भी फायदा हुआ है। यानी डावोस आने से वो सीखे जरूर सीखे और समझे कि जो इकोनॉमी फ्री है, जो इकोनॉमी लिबरलाइज की है, उनको क्या फायदा हुआ है। जरूर। और आपकी अपनी बिजनेस जो फूड बिजनेस है ज़्यादातर, उसमें जब आप हर साल आते हो तो क्या कोई डील्स होती हैं? कैसे होता है यहाँ पे बिजनेस? डील तो कम होती है यहाँ, डील तो करना मुश्किल है, लेकिन कॉन्टैक्ट्स बहुत मिलते हैं और जो हमारे जॉइंट वेंचर्स है उनको मिलने का अच्छा मौका रहता है। क्या क्या दुनिया में हो रहा है उस जानने में एक साथ जो कॉन्सेंट्रेटेड मिलता है वो कहीं ऐसा मिल नहीं सकता है। 20-25 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स यहाँ आते हैं, नोबेल लॉरिएट्स आते हैं, मशहूर प्रोफेसर्स आते हैं, तो इस 5 दिन में जो सीखने का मिलता है वो कहीं ऐसा नहीं मिल सकता। बहुत ही अच्छा रहा है। फिल्में करना बंद नहीं किया। जब आप इंटरव्यू दें थोड़ा ध्यान से दें। वो तारीफ कम करते हैं। फिल्मी सितारों की दुनिया में रखिए बेरोक टोक कदम। सिनेमा इंडिया, अगली पेशकश सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। नम 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 लहा, झट से आ गया रे, फट से पी गया रे, फुर फुर उड़ गया रे। समझे भोले, स्प्राइट क्लियर है। सपने अपने ये सपने, सपने सपने ये अपने, आशाओं का है ये जहां, उम्मीदों से बना ज़मीन आसमां, सपने सबसे बड़ी होम अप्लायंस कंपनी। विश्वास एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड, मच्छरों का यमराज। बरसों से जानी मानी ब्लैक रोज काली मेहंदी। गेस माय एज। आज हम सर्विस टैक्स से वाकिफ होंगे। मैंने तो इनपुट सर्विसेज जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी पर पहले से टैक्स भर दिया है, फिर दोबारा क्यों? उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन दीप्ति जी, हमसे सर्विस टैक्स लेकर सरकार करेगी क्या? इसे सरकार देश की सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज आदि डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। ये टैक्स वाकई सिंपल है। देश की उन्नति में हाथ बटाएं, अपने कस्टमर से सर्विस टैक्स लेकर जमा कराएं। अधिक जानकारी के लिए लोकल सेंट्रल एक्साइज ऑफिस से संपर्क करें। सेंचुरी प्लाई का नया GLP फॉर्मूला प्लाई के कण कण को घुन और दीमक से बचाए और अंदर से सुरक्षित बनाए। सेंचुरी प्लाईवुड चले सालों साल। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। दांतों का डॉक्टर सिर्फ 5 रुपए में। रजनीगंधा, बेमिसाल फ्लेवर, लाजवाब स्वाद। इंडियानामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित।
जिस बार में हम आदि गोदरेज से बात कर रहे थे उसी बार में हमें मिले अजीत गुलाब चंद, जो खुद 14 सालों से दावोस आ रहे हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्यों आते हैं, क्या सिर्फ मज़े के लिए आते हैं, यहाँ पे बिजनेस भी होती है। यहाँ का जो माहौल है एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल है। यहाँ के दुनिया के सबसे अच्छे प्रोफेसर्स, दुनिया के नेता, उद्योगपति सब यहाँ आके जो इस कॉन्फ्रेंस को एक रंग देते हैं, ये ऐसी कॉन्फ्रेंस हमने दुनिया में कहीं नहीं देखी। हम बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं और जब शुरुआत में जब हिंदुस्तान कंट्रोल रेजिम में था, लाइसेंस राज में था, तो यहाँ आना तो एक इसे दुनिया क्या एक झलक जो मिलती थी यहाँ, जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती थी। और उसके बाद यहाँ आना हमने जब शुरू किया, यहाँ आके काफ़ी लोग मिलते हैं, दुनिया की चुनौतियाँ क्या है उसके ऊपर चर्चा होती है और उस समस्या हल करने के लिए उसके हल क्या है, इसके बारे में बड़ी सुंदर चर्चा होती है और इससे तो बड़ा मजा आता है। नहीं है कि ये हमारे देश के जो अमीर हैं उनके लिए एक खेल मैदान है? नहीं, खेल मैदान तो नहीं है, मगर कोई भी सीरियस बात भी हो तो उसमें थोड़ी मजा न हो तो फिर वो सीरियस बात भी सीरियस नहीं बनती। तो अगर आप उसको तोलेंगे तो मजा ज्यादा है कि खेल ज्यादा है? दोनों ये यहाँ का क्या पूछ रहे हैं, मजा के सीरियस ज्यादा? सीरियस तो है ही, बट वो सीरियस भी एक मज़ेदार चीज़ है, यानी कि बड़ा एक सेटिस्फैक्शन देता है ये सीरियस कॉन्फ्रेंस। और शाम को यहाँ काफ़ी कई जगह डिनर पे जाना, स्कीइंग जाना, ये सब और भी है। और ये सब मिल के जो यहाँ एक कॉन्फ्रेंस को जो एक रंग लाती है, उसकी वजह से ये बड़ी बेहद अच्छी सुंदर कॉन्फ्रेंस है। आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, यहाँ पे आने के बाद आपके बिजनेस को क्या फ़ायदा हुआ है? हमें एक फ़ायदा ऐसे हुआ कि यहाँ सब बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो अधिकारी हैं, कार्यकारी संचालक है, वो सब यहाँ मिलते हैं। हमारा एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनियों का फोरम भी है जिसका मैं गवर्नर हूँ। इनकी वजह से इनके साथ बातचीत होती है और जब कभी कोई जॉइंट वेंचर करना हो, कोई टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो इतनी बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव को हम सीधे फ़ोन कर सकते हैं और उसके बाद इनके दरवाजे खुल जाते हैं। और ये हमें यहाँ महसूस हुआ कि यहाँ आने की वजह से हमने जो दोस्ती बनाई पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की दुनिया की, उससे हमें हमारी कंपनी को हिंदुस्तान में बड़ा फ़ायदा। जब भारत के दरवाजे विदेशी निवेश और विदेशी हवाओं के लिए बिल्कुल बंद थे, तो हमारे उद्योगपति यहाँ दुनिया की रफ्तार के बारे में जानने आते थे। अब आने की ज़रूरत है क्या? काफ़ी लर्निंग होती है यहाँ, वो सबसे बड़ी मुझे वैल्यू लगती है, क्योंकि नए सब्जेक्ट्स पे, चाहे टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, हेल्थ हो, इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या नहीं हैं, और इस सब से बहुत मज़ा आता है। और दूसरे कई लोगों से मिलते हैं और जैसे हर साल आते हैं तो रिश्ते भी घनिष्ठ होते जाते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है। कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैं कुछ अंदाज़ा 7-8 साल से आ रहा हूँ। आपकी तो ज़्यादातर बिजनेस ड्रग्स के साथ है, तो जो हमारी ड्रग इंडस्ट्री है, माना जाता है कि वो काफ़ी आगे निकल गई है और दुनिया के बाज़ार में मुकाबला कर सकती है, ऐसा है क्या? ज़रूर है। और ये जब सेशन में मैंने ये कहा तो कोई लोग को आश्चर्य नहीं हुआ, सब लोगों को ऐसा ही लगा कि हो सकता है। और आज इंडियन इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है, तो वो एक्चुअली बहुत खुशी की बात है। और जब आप पहली दफ़ा आए थे 8 साल पहले, उस वक्त तो ये हाल नहीं था ना? ना, बिल्कुल नहीं था। अब की जब ये झंडा इधर लगाते हैं तो सब लोग देखते हैं और गौरव से लगाते हैं। आई थिंक वो जैसे बोलते हैं भारत उदय, दैट इज़ रियली ट्रू इस साल। और क्या मज़ा मौज मस्ती भी है? बहुत मज़ा। देखिए 5 दिन आ रहे थे 365 दिन में से। देश अलग है, भाषा अलग है, खाना अलग है, फॉन्ड्यू एंड काजे फॉन्ड्यू, चीज़ फॉन्ड्यू एंड रैकलेट खाते हैं। वेदर देख लीजिए, मैं 4 दिन से यहाँ पर हूँ, -10 to -15 डिग्रीज गया हुआ है। ठंड में मज़ा आता है? अरे बड़ा मज़ा, सब चीज़ मज़ा आता है। तो ये मतलब नहीं कि उतना ठंडा वेदर हो तो आप भारी रहेंगे। अरे
शिवर करते हैं, पर चेंज के लिए मज़ा आता है। कोट पहनते हैं, ओवरकोट पहनना पड़ता है, और जिंदगी में ओवरकोट नहीं पहना, हिंदुस्तान में हमने ग्लव्स पहनना पड़ता है। चेंज के लिए अच्छा, हरदम के लिए आप बोलेंगे रहने को तो नहीं, मेरा हिंदुस्तान ही अच्छा है। पता नहीं कौन कहता होगा मस्ती करने आए, मेरी तो मुश्किल ये है कि मुझे 7:30 बजे सुबह से मीटिंग शुरू हो जाती है और 12 बजे तक रात तक चलती है। तो मज़ा करना आप सिखा दीजिए कहाँ करना है। मज़े के तौर पे क्या करते हैं आप? मज़े के तौर पे दोस्तों से मिलते हैं, आप लोगों के साथ जैसे जाते हैं, घूमते फिरते हैं, खाना पीना। स्कीइंग तो जरा वो सीखना है आपसे। दावोस की खूबी ये है कि यहाँ पे सिर्फ बिजनेसमैन नहीं आते हैं, यहाँ पे दुनिया से विद्वान, बुद्धिजीवी, राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आते हैं इस हफ्ते के लिए। तो अगर किसी को जानना हो कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, आर्थिक राजनीतिक तब्दीलियाँ क्या होने वाली हैं, तो इस छोटे से स्विस शहर से बेहतर कोई जगह नहीं है दुनिया में इस हफ्ते के लिए। और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस बार खुशहाली के जो मुझे आसार दिख रहे हैं, आई फाइंड मोर टेलिंग देन 99। जब हम बाहर से बाहर देखें, Indians have really begun to make their place felt, and it's no longer just lip service. You're seeing symbols of Bharat Uday, as the campaign says. I bought myself a car. I mean, it's the first car I bought of my own money. That's what I've earned. I think, yeah. I mean, I guess I'm doing pretty well for myself. I go on holidays. जो मेरा सन है, फॉर एग्जाम्पल, आई फील दैट द वर्ल्ड ही इज ग्रोइंग अप इन, यू नो, जहाँ ही इज ग्रोइंग अप, इट इज़ सो डिफरेंट हमारी स्कूल डेज से या कॉलेज डेज से। देयर सो मच ऑफ अबंडेंस, यू नो, सब खुशहाली है, सब लेवल्स पे, नॉट जस्ट फूड और रेस्टोरेंट्स, बट इवन इंफॉर्मेशन, ट्रैवल। फॉर एग्जाम्पल, कस्टम्स आपको तंग नहीं करते हैं, आप वापस आते हो तो, यू नो, ऑल दिस लिटिल glitches have all gone. There's so much of freedom, you know, internet, computer. It's a big change which is happening, and I can see it in my 18-year-old sons growing up. आने वाले लोकसभा चुनाव में वाजपेयी सरकार जनता के सामने ये लेकर जा रही है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि पिछले 5 सालों में भारत को संपन्नता के रास्ते पे लाया गया है। इसी को लेकर उन्होंने एक अभियान शुरू किया है जिसका नारा है भारत उदय या इंडिया शाइनिंग। क्या इस नारे की कोई बुनियाद है? इसको देखने, इसको समझने हम निकले मुंबई की इस माया नगरी में, जहाँ पे ऐसे लगता है कभी कभी कि रोज़ कोई नया रेस्टोरेंट या कोई नया शॉपिंग सेंटर खुल रहा है। चाट मसाला शेयर बाज़ार के बगल में खुला है और यहाँ भी इंडिया शाइनिंग का असर दिखता है। खुशहाली का माहौल सब जगह है। हम यहाँ, जब मैं सड़क पर निकलता हूँ तो जो एनर्जी है वो महसूस होती है। मैं इस इलाके में पिछले 6 महीने से हूँ। हमने रेस्टोरेंट 4 महीने पहले खोला, उससे पहले हम बना रहे थे। तो इन 4 महीनों में, 6 महीनों में जो फ़र्क हुआ है वो बिल्कुल साफ महसूस होता है। किस तरह से बताइए? एनर्जी लेवल मालूम पड़ती है, भीड़ जो सड़क पे बाहर है वो दिखती है, लोगों में जो इंथुजियाज़म है जो मैंने पिछली बार 99 एंड में देखी थी, इंडिया हैज़ अराइव्ड,
तो अभी ये शक्ति का एहसास फिर हो रहा है। ये एक वो अभियान सा शुरू किया है सरकार ने, इंडिया शाइनिंग, जो आपने भी शायद देखा होगा, इश्तिहार छपते हैं, टीवी पे आता है। ये क्या उसी का असर नहीं है कि लोग बहक गए हैं, बहल गए हैं ये इश्तिहार वगैरह देख के, कि वाकई कोई चीज़ है? नहीं, मुझे एनर्जी महसूस होती है, लोगों का उत्साह मुझे महसूस होता है। ये शायद रब ऑफ हो उस कैंपेन का, लेकिन मुझे ऐसा